गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। हम बात कर रहे हैं हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी पर ही। शायद जो थंबनेल्स था थोड़ा सा उसे सुधार दिया जाएगा। हम अभी स्पेस टेक्नोलॉजी पर ही चर्चा करेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे जो दो टॉपिक बचे हैं, एक तो अंतरिक्ष कचरे पर हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी और फिर हम बची हुई बातों पर आएंगे। तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी की ही है, स्पेस टेक्नोलॉजी की है, जिसमें अंतरिक्ष कचरा, गगनयान, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भी जो मिसलेनियस बातें बची हैं आज और कल, मतलब कल किसी भी हालत में स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो कल हम कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे कि किस तरीके के मेंस में और पीटी में क्वेश्चंस बने हैं। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर देंगे। पर अभी बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट नहीं होगा, परसों से बायोटेक्नोलॉजी में भी स्टार्ट हो सकता है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अंतरिक्ष कचरा और विविध, यहां से अब हमारा टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी का खत्म होने वाला है। शक्ति जो परीक्षण है, शक्ति जो टेस्ट हुआ है, जिसे एंटी सैटेलाइट हम टेस्ट भी कहते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अभी हम नहीं पढ़ेंगे। वो डिफेंस का हिस्सा है, डिफेंस में हम उसे कवर करेंगे क्योंकि डीआरडीओ के लिए वो पूर्ण रूप से विकसित है। इसरो ने जरूर उसकी मदद की है, लेकिन वो शक्ति एक्चुअल में हम डिफेंस का हिस्सा मानेंगे। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के कक्षाओं की, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में उन विद्यार्थियों की मदद करें जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं और उन्हें कोई कठिनाई हो रही हो। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप देख रहे होंगे कि लगातार अलग अलग एजुकेटर्स की क्लासेस कंटिन्यूअसली, और जल्द ही हिस्ट्री से लेकर बाकी एजुकेटर्स की भी क्लासेस आ रही हैं बहुत जल्द ही। जिन लोगों का फ्री ट्रायल नहीं हुआ था, जिन लोगों के मेरे पास मैसेज आते कि सर हमारा फ्री ट्रायल नहीं ले पाए, तो अभी भी डेमो क्लास, स्पेशल क्लास आप ले सकते हैं। स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें आप अपने सवाल जवाब भी एजुकेटर के साथ, टीचर के साथ कर सकते हैं। तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। इस समय एजुकेटर पर हम कहेंगे कि इस समय जो एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लस पर 80 से ज्यादा हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी टीम है, डायनामिक टीम है, और सारे एजुकेटर्स की फीस, मतलब हम कहेंगे कि सारे एजुकेटर्स उस सिंगल फीस में ही अवेलेबल हैं। हमारा जो नया कोर्स है वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 5 अक्टूबर तक चलेगा। इसे जरूर ज्वाइन करिएगा प्लीज। और रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सिलेबस, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा, और टर्मिनोलॉजी इसमें इतनी कठिन मानी जाती है कि अगर आप लोगों ने इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी तो शायद प्रॉब्लम आप बहुत ज्यादा फेस कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे तो 35,000 रुपीज का है, लेकिन अगर आप MK लाइव रिफर कोड यूज कर लीजिए तो यह सब्सक्रिप्शन 31,500 रुपीज में ही मिल जाएगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है, लेकिन MK लाइव यूज कर लीजिए तो 50,400। इस सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आ गया, NCERT, आपका टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, एसे, एथिक्स, चारों जीएस के पेपर विथ ऑप्शनल इसी में इंक्लूड हो गया है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को फोकस या टारगेट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकते हैं। MK लाइव रिफर कोड डालने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की, लेकिन उससे पहले दो बड़े अनाउंसमेंट, बहुत बड़े अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो बड़ा प्लस पॉइंट कि आप लोगों ने एनसीईआरटी को बहुत पसंद किया है, इसलिए कल से एनसीईआरटी की क्लासेस कंटिन्यूअसली रहेगी शाम को 4 से 5 में। तो सबसे पहला और बड़ा अनाउंसमेंट, शाम को 4 से 5 में एनसीईआरटी की क्लासेस अब डेली रहेगी। सभी लोगों का जो रिस्पांस था, सभी लोगों ने जिस प्रकार से एनसीईआरटी को पसंद किया है, हम कंटिन्यूअसली अब सारी क्लासेस का एनसीईआरटी, सारे विषयों का मैक्सिमम जितने हो सकते हैं कवर कराएंगे। तो कल से एनसीईआरटी शाम को 4 से 5 में रहेगा सभी के लिए, और ये कंप्लीट करवाया जाएगा। लगभग सभी के एनसीईआरटी पूरी करवाई जाएगी। तो शाम को 4 से 5 में इसी चैनल पर एनसीईआरटी का क्लास रहेगा। और जो दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है, अच्छी बात भी है और थोड़ी बुरी भी कह सकते हैं, कि 1 अक्टूबर से अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है।
1 अक्टूबर से अनअकैडमी प्लस का जो चार्जेस है वो बढ़ेगा। इसलिए सभी लोगों से सजेशन है कि जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक ज्वाइन कर ले, ताकि वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 31,500 रुपए में ले सके। इसके बाद नई फीस आएगी और वो नई फीस पहली वाली फीस से ज्यादा हो सकती है। इस कारण से आप लोगों के लिए बेस्ट पॉइंट है कि 30 सितंबर तक जो लोग लेना चाह रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है, वो 30 सितंबर तक ले, ताकि उसी फीस में काम हो जाए। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। रीजनिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी पर चलने देंगे और शाम को 8 से 9 में साइंस टेक, फिर साइंस टेक के बाद थोड़ा जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, फिर रीजनिंग, मैथ्स चलता रहेगा ये 8 से 9 में, और शाम को 4 से 5 में एनसीईआरटी चलती रहेगी। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की। अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष कचरा वास्तव में लगातार, पहले तो समझते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, अंतरिक्ष कचरे से क्या लेना देना होगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, देखो हम लगातार पिछले 50 वर्षों से, हम ही नहीं, इस विश्व के अधिकतर विकसित देश इस पिछले 50 वर्षों से अंतरिक्ष में लगातार अपने उपग्रह भेज रहे हैं। उपग्रह कुछ विशेष स्थानों तक ही भेजे जा सकते हैं, जैसे लियो की कक्षा, मियो की कक्षा, जियो की कक्षा, और जियो की कक्षा में तो स्थान और भी सीमित है क्योंकि एक निश्चित बेल्ट ही है। अब अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं तो धीमे धीमे लगातार यहां पर ये जो उपग्रह होते हैं ये कोई अनंत काल के लिए तो काम नहीं करते, एक निश्चित समय तक काम करते हैं। तो जितने उपग्रह हमने भेजे उसमें से लगभग अब 70% उपग्रह किसी काम के नहीं रहे। साथ ही साथ जब कोई भी अंतरिक्ष में उपग्रह भेजता है तो प्रक्षेपण यान के टुकड़े भी वहीं पर रह जाते हैं। वो भी उपग्रह बेकार होने के बाद उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई ऊर्जा लग नहीं रही उसको घूमने के लिए अलग से जो मानव दे, वो जो ऊर्जा वो खुद ही गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त कर रहा है। तो निरंतर ये घूम रहे हैं बेकार होने के बावजूद भी। इसके अलावा उल्का पिंड हैं, इसके अलावा अंतरिक्ष के अलग अलग छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि वस्तुएं हैं, वो लगातार पृथ्वी की कक्षा में बढ़ रहे हैं। इन सभी को मिलाकर हम नाम देते हैं अंतरिक्ष कचरा। तो आइए जरा एक अच्छी परिभाषा के रूप में अंतरिक्ष कचरे की शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष कचरे से अभिप्राय खराब हो गए उपग्रह, प्रक्षेपण यान के टुकड़े, उल्का पिंड तथा पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सभी प्रकार की अनावश्यक वस्तुओं से हैं। इसे पहली बार अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसलर ने समझाया था, तथा इस अंतरिक्ष कचरे से घटनाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ हो सकती है जिससे कई उपग्रह एक साथ खराब हो सकते हैं। इसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। समझना, इनका कहना यह है कि आप ये जो अंतरिक्ष कचरा निरंतर बढ़ रहा है तो ये अच्छे उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको लगेगा कि इस अंतरिक्ष कचरे के कारण पहला उपग्रह टकराया, उसकी गति में कुछ बदलाव हुआ, उसने किसी दूसरे उपग्रह को टक्कर मारी, उसकी गति में बदलाव हुआ, उसने किसी तीसरे उपग्रह को टक्कर मारी। तो कुछ ही समय के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सक्रिय उपग्रह खत्म हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं। इस कारण से इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को नाम दिया गया कैसलर सिंड्रोम। तो इसी कारण से पहली बार कैसलर ने इसे समझाया था, और इसी अंतरिक्ष कचरे की घटनाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ हो सकती है जिससे कई उपग्रह एक साथ खराब होंगे। इसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। 2017 में रूस और चीन, इन दोनों के उपग्रह इसी तरीके से खत्म हुए हैं। यह कैसलर सिंड्रोम का कहीं ना कहीं पहला प्रूफ है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तो 2017 में रूस और चीन के द्वारा भेजे गए जो उपग्रह थे उनमें इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी गई थी, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि यह हो सकता है कि भविष्य में और भी बढ़ जाए। अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में लगभग 17,000 के लगभग उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें से अधिकतम निष्क्रिय अवस्था में हैं तथा वे निरंतर पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं।
जिसके कारण उनके किसी उपग्रह से टकराने की दिन प्रतिदिन संभावना बढ़ रही है, जिसके कारण उनके किसी उपग्रह से टकराने की दिन प्रतिदिन संभावना बढ़ रही है। एक सिंपल सी बात अगर हम आप लोगों से कहें, तो ये जो अंतरिक्ष कचरा है ये कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत ही बड़ी समस्या खड़ा करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्पेस इन द स्पेस। अब अंतरिक्ष में भी कोई स्थान नहीं बचा है। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि खास करके जो जियो स्टेशनरी कक्षा है उसकी एक निश्चित दूरी ही होती है और उसमें लगातार उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है। निष्क्रिय उपग्रह को हम वापस नहीं ला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार इसकी निष्क्रिय उपग्रहों की संख्या का बढ़ना सक्रिय उपग्रहों के लिए खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। साथ ही इस अंतरिक्ष कचरे के कारण पृथ्वी की कक्षा में निरंतर स्थान कम हो रहा है, जिससे भविष्य में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम स्थान बचेगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई किसी एक देश की समस्या तो है नहीं, यह पूरे विश्व की समस्या है। और तो इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के लोगों को काम करना पड़ेगा। भारत इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसरो ने, अगर आप देखेंगे तो इसरो ने दो बड़े काम इसमें किए हैं। एक तो अंतरिक्ष कचरे को कम करने के लिए एक ही प्रक्षेपण यान से इसरो कई उपग्रहों को भेजता है, तो उससे अंतरिक्ष कचरा कम होता है। दूसरा, इसरो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर रहा है, ताकि उससे वही प्रक्षेपण यान वापिस आ जाए और जिसको हम कई बार यूज कर सके, तो अंतरिक्ष कचरा और कम हो जाएगा। साथ ही साथ अब भारत कोशिश कर रहा है कि उन देशों को भी मदद करें जिनके उपग्रह नहीं है, तो वो लोग भी हमारे उपग्रहों की सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली डायरेक्टली अंतरिक्ष कचरे को मदद कर रहा है दूर करने में। बिल्कुल कह सकते हैं सत्येंद्र, जो हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी में बताया, बिल्कुल वैसे ही। किसी संस्था का प्रावधान है क्या? दानाराम मेहरा, हो सकता है इसमें संस्था का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन नासा और इसरो ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया है। और इसके लिए अभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जब बैठेंगे तब इस पर पूरी तरह से डिटेल में चर्चाएं होगी, और उम्मीद है बहुत जल्द ही इस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होना स्टार्ट होंगे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से इसे समाप्त करने के लिए ग्लाइडर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ग्लाइडर टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहां से प्रक्षेपण यान जाता है और उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुंबक जैसे गुण है, जो निष्क्रिय हुए सैटेलाइट को आकर्षित करेगा और वापिस उन्हें पृथ्वी पर लाकर समाप्त कर देगा। तो ग्लाइडर टेक्नोलॉजी इस समय इसके लिए यूज की जा रही है कि जहां जहां से लियो की कक्षा से हम उपग्रह को ला सकते हैं। अभी लियो की कक्षा में ग्लाइडर टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जियो की कक्षा में अभी इसका इतना यूज नहीं हो पाया है, पर लियो की कक्षा में ग्लाइडर टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष कचरे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अंतरिक्ष कचरे को पृथ्वी पर लाकर समाप्त किया जाता है। जापान ने इसे समाप्त करने के लिए नेट तकनीक का उपयोग करने के लिए कहा है। नेट टेक्नोलॉजी मतलब एक जालनुमा संरचना बनाएंगे और इस जालनुमा संरचना में जो भी निष्क्रिय उपग्रह हैं उन्हें कैद करके, जैसे मछली पकड़ते हैं वैसे ही निष्क्रिय उपग्रहों को कैच करके उन्हें पृथ्वी पर डंप किया जाएगा। इस प्रकार की बातचीत इसमें की जा रही है। जापान इसे समाप्त करने के लिए नेट तकनीक का उपयोग करने की सिफारिश की है। साथ ही भविष्य में उन देशों को अंतरिक्ष यान और उपग्रह भेजने की वरीयता दी जाएगी। इसमें और एक कदम किया जा रहा है कि भविष्य में उन देशों को अंतरिक्ष यान और उपग्रह भेजने की वरीयता दी जाएगी जिनका अभी तक कोई उपग्रह नहीं है। मतलब यहां पर भी एक रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू होगी। इसरो इस क्षेत्र में कई प्रकार से सहयोग कर रहा है, जिसमें एक साथ एक प्रक्षेपण यान से कई उपग्रह को भेजना, पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान का विकास करना। इस क्षेत्र में नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष कचरे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। अंतरिक्ष कचरे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। तो स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष कचरा आने वाले समय में एक बड़ी समस्या रहेगी। अंतरिक्ष कचरा आने वाले समय में कई देशों के लिए यह समस्या उत्पन्न करेंगे, तब इस पर ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक को आप तब पढ़िएगा जब आपको करंट में कोई ऐसी घटना मिल जाए
जो अंतरिक्ष कचरे से जुड़ी हैं तो ही इसके सवाल बनेंगे, अन्यथा ये जो टॉपिक है ये 2005 से ही लगातार चर्चा में है। लेकिन सवाल तभी पूछा जाता है जब कोई घटनाक्रम इसका सुनाई या दिखाई दे। जैसे 2017 की घटना हमने बताई, तो इस प्रकार की जब घटना होती है तब ऐसी सिचुएशन में आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। आइए डाउट देख लेते हैं पहले आप लोगों के। दोनों ही तरह के सैटेलाइट आ जाएंगे तो ग्लाइडर टेक्नोलॉजी से। राहुल बिल्कुल, पर आप सोचो कि जो वैज्ञानिक इतनी बड़ी खोज करते हैं उन्होंने सेंसर बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह से सेंसर्स काम करते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इनएक्टिव है कि एक्टिव है, और उसके अकॉर्डिंग वो सेंसर वर्क करते हैं। तो ये जो ग्लाइडर टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल बहुत ही वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। जीएसएलवी प्रदीप हम कर चुके, जीएसएलवी के बारे में सारी चर्चाएं कर चुके, आप पुराने वीडियो को देख लीजिए जीएसएलवी के बारे में। और क्लास को चालू हुए बहुत टाइम हुआ है, अभी तो लगभग आप देख सकते हैं कि 15 मिनट से आज की क्लास, बाकी पुरानी क्लासेस तो 1 तारीख से हो चुकी हैं। बढ़िया बढ़िया लक्ष्मण, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने दो, पढ़ते रहो, चलते रहो लगातार। जनरल साइंस की क्लास को अब टाइम लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी की क्लासेस कल से ही शुरू हो रही है, 4 से 5 में कंटिन्यू। प्रदीप जीएसएलवी के लिए पुराना वीडियो देख लो कि वापसी ला सकते हैं, बट सैटेलाइट जो खराब हो गए हैं उनको कैसे हटाएंगे। तो बिल्कुल विक्रांत, ग्लाइडर टेक्नोलॉजी, नेट टेक्नोलॉजी, और फिर भारत उसमें कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला है। देखो ये जो कचरा है ये अनअपघटनीय है या अपघटनीय, ये ऐसे ना सोचिए, क्योंकि ये कचरा आप उस नजर से मत सोचिए जैसे पृथ्वी पर, एक्चुअल में ये तो धातुएं हैं, तो इन धातुओं को तो हम रीयूज करेंगे ना, तो इसको खत्म करना का मतलब ऐसा मत सोचना कि ये कोई कचरा है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खत्म कराएंगे। ये एक्चुअल में हमारी धातुएं हैं, इसमें वायर लगे होंगे, तो इनको रीयूज करेंगे ना हम लोग। अगर मान लो ये आते हैं तो इनको रीयूज किया जाएगा, तो इनको डंप करने का मतलब इनको ऐसे खत्म नहीं कर रहे हैं। इससे होने वाली हानियां बहुत सी है मिथुन। इससे सबसे पहले हानि है कि जगह कम हो रही है, इससे दूसरी हानि है कि जो अच्छे और चालू उपग्रह है वो इससे डैमेज हो सकते हैं। इससे तीसरी बड़ी हानि है कि हो सकता है केसलर सिंड्रोम के कारण कई सारे उपग्रह एक साथ खराब हो सकते हैं। इससे चौथी बड़ी जो हानि है कि लगातार धातु और संसाधन इसी में जो किसी काम के नहीं वो वहीं पर जमा होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जो सवाल लॉन्चिंग व्हीकल में अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज करते हैं, अभी तक हमें किसी ने भेजा नहीं, तो हम सोच रहे कि आप में से कोई देता तो ज्यादा बेटर होता। नहीं, अब मोनिका हमारी क्लास होगी एनसीईआरटी की। अंतरिक्ष कचरा कम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूप से काम जरूरी है। उपग्रह को छोड़ने की दिशा तो नहीं होती, लेकिन जो सैटेलाइट हम कहेंगे कि प्रक्षेपण केंद्र होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसके पीछे की साइड में सागर होना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं, ताकि अगर उसे गिराना भी हो तो वह महासागरों में गिराया जा सके। लेकिन ऐसी कोई दिशा नहीं होती है, ऐसी कोई दिशा नहीं होती है। बिल्कुल उसमें क्लासेस हिस्ट्री की भी देखेंगे कीर्ति, उसमें हिस्ट्री की भी देखेंगे। बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी तो 8 बजे ही रहेगा, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी का क्लासेस है वो शाम को 4 से 5 में रहेगा, शाम को 4 से 5 में, और प्रभाव पर होगा, प्रभाव पर ही होगा। एनसीईआरटी का क्लासेस प्रभाव पर ही होगा। आइए अब हम दूसरी बात कर रहे हैं इसमें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, किस तरीके की इसमें बात होती है। तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब कोई वहां स्टेशन होगा जैसे कि हमारे यहां पर रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। स्पेस स्टेशन का मतलब एक बहुत बड़ा यान जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो कोई रुका हुआ नहीं है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन इतना बड़ा है कि वहां पर आप कुछ दिन रुक सकते हैं। वो इस तरीके से विकसित किया गया है कि वहां पर आप इस किसी दूसरे उपग्रह को जोड़ सकते हैं। तो ये एक तरीके का उपग्रह ही मान के चलो। जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, वो याद रखना, स्टेशन का मतलब वहां कोई रुकी हुई जगह नहीं है, मूव कर रही है, वो भी लगातार घूम रही है।
पृथ्वी की निम्न कक्षा में है, निम्न कक्षा में है। इसलिए जिन्होंने कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं सुना, उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये कोई ऐसा स्टेशन होगा जहां लोग रुकते होंगे, खड़े रहते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक उपग्रह जैसा ही है जिसके अंदर लोग बैठे हैं। 6 से लेकर 12-13 लोग तक इसमें आ सकते हैं। इस तरीके के स्पेस स्टेशन है। तो हम देखते हैं कि क्या घटना हो सकती है और किस तरीके की इसमें चर्चाएं होती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुराष्ट्र निर्माण परियोजना है, कोई एक देश का नहीं है, ये बहुराष्ट्र, कई देशों ने मिलकर बनाया है। एक बहुराष्ट्र निर्माण परियोजना है जो अंतरिक्ष में मानवों की अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है। मानव की अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इसका निर्माण 1998 से 2011 के बीच पूरा किया गया था। 1998 से 2011 इसके बीच पूरा किया गया था। हालांकि स्टेशन लगातार नए मिशनों और प्रयोगों को शामिल करने के लिए विकसित होता है, पर इसमें चलता ही रहता है काम, बंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि काम हो गया और स्टेशन बन गया, बन चुका है वैसे तो, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहेगा। 2 नवंबर 2000 से इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। अगर आप कभी आपके पास टेलीस्कोप हो छोटा सा भी, तो इसे आप देख सकते हो। मानव अगर अपनी बनी हुई कोई चीज अंतरिक्ष में देख सकता है तो ये वो स्पेस स्टेशन है। ये लगातार घूमता है, और यहां पर लोग बैठे होते हैं। थोड़ा सा रात के समय अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई, दिन के समय अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। कुछ इस तरीके की बातचीत इसमें होती है। तो एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बड़ा मकान है जो लगातार पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। उस मकान को हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। तो शायद आज कई लोगों को क्लैरिटी पहली बार हुई होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे लाल और लालियों में से कई लोग स्पेस स्टेशन का कुछ दिमाग में मीनिंग ही अलग रखते होंगे कि स्पेस स्टेशन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता होगा जहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसा काम होगा। तो ये एक संरचना है जो लगातार घूम रही है पृथ्वी के चारों तरफ, लेकिन बहुत बड़ी संरचना है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें मानव आसानी से रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक। इतने 5-6 मानव, 12 तक के लोगों के लिए यहां रहने के स्पेस है। आइए देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। इसके निर्माण में 15 देशों का योगदान शामिल है। नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोस्कोसमोस रूस का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख भागीदार हैं जो अधिकांश धन योगदान करते हैं। अन्य साथी जापानी एयरोस्पेस और कनाडाई एयर स्पेस एजेंसी, जापान और कनाडा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। तो बहुत से देशों ने मिलकर इसे बनाया है। और ऐसा नहीं कि एक साथ ये छोड़ा गया है, सबसे पहला एक छोड़ा गया, उसके बाद फिर वहां पर जाते हैं। जैसे आपने याद करिए, कल्पना चावला जी का नाम सुना होगा, फिर सुनीता विलियम्स जी का नाम सुना होगा। तो ये जो भारत के अंतरिक्ष यात्री गए थे, ये इसी स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। फिर मरम्मत से लेकर उसको बड़ा करना, फिर उसको वहीं पर विकसित करते रहते हैं ये लोग। मतलब एक बार हमने छोड़ दिया, उसके बाद अब इसमें जो भी लगता है तो थोड़ी थोड़ी चीजें और लेकर जाकर उसके जोड़ते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो ये काम चलता रहता है वहां पर, सुधार और सारे काम इसमें लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह लगभग 90,500 मील प्रति घंटे, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, सोचिए कितनी गति है इसकी, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हर 90 मिनट में ग्लोब को घेरे रहता है। मतलब 90 मिनट में एक राउंड लगा लेता है, 1.5 घंटे में ही। और एक दिन में स्टेशन पृथ्वी से चांद और वापस जाने की दूरी तय कर लेता है। मतलब वो इतनी दूरी तय करता है एक दिन में, जितने में हम चांद पर जाकर वापस आ सकते हैं, इतनी गति से वो चल रहा है। तो एक दिन में वो कितना चल जाता है, लगभग इतनी दूरी जितने में हम चांद पर जाकर वापस आ सकते हैं, इतनी दूरी वो तय कर लेता है। तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है, 90 मिनट में एक चक्र वो पूरा कर लेता है। इतनी बातें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में याद रखिएगा, केवल एक आइडिया देना था, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए।
भारत अपना स्पेस स्टेशन 2022 में भेजेगा नहीं पुष्पेंद्र, भारत अपना स्पेस स्टेशन 2030 में भेजेगा। 2022 में तो भारत अपना मानव युक्त अभियान भेजने वाला है, जिसे अभी हम कुछ समय में पढ़ेंगे। तो यह घटना अलग है, वो घटना अलग है। तो इसी में उपग्रह बनाकर छोड़ देना चाहिए। राहुल जो सोच रहे हैं कि इसी में उपग्रह बना देना चाहिए और छोड़ना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उपग्रह बनाने के लिए कोई इतना सा छोटा सा कमरा लगता होगा? उपग्रह बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनरी लगती हैं। सपोज करो कि कोई बहुत गरीब लोग हैं, ज्वाइंट भी देना हो तो एक मशीन लगेगी बिजली वाली। तो आप सोचिए ना, वहां कितना सामान लेकर जाना पड़ेगा। भविष्य में आज से 100-200 साल बाद यह संभव हो सकता है, लेकिन ऐसी कल्पनाएं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे इतना इजीली काम हो जाएगा? वहां पर काम करना बिना ग्रेविटी के इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए 10-10 दिन लग जाते हैं। तो एक उपग्रह बनाने की कल्पना करना, अपने आप में आप अजीब सी कल्पनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है ये, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। सोयूज एक विमान, विक्रांत, हमने चर्चा की थी हिस्ट्री में, उसको देख लीजिएगा। सोयूज एक विमान जो हमने चर्चा की थी हिस्ट्री में। रेड मून और ब्लू मून पर भी चर्चा कर देंगे, रेड मून और ब्लू मून पर भी चर्चा कर लेंगे। अंतरिक्ष सुरक्षा का मतलब अंतरिक्ष कचरे से ही आप समझिएगा, अंतरिक्ष कचरे से ही आप समझिएगा। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कोई ईंधन यूज नहीं होता है, कोई ईंधन यूज नहीं होता, क्योंकि ये तो गुरुत्वाकर्षण से लगातार घूमते रहता है। यूपीएससी के प्लस कोर्स में पीसीएस के लिए ऑब्वियसली डॉल सैनी जो यूपीएससी की तैयारी करेगा, पीसीएस के लिए तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। अंतरिक्ष सुरक्षा मतलब वही आप जो कोशिश करिए कचरा और उससे जुड़ी हुई जो भी संभावनाएं हैं। रेड मून, ब्लू मून, सुपर मून पर भी हम चर्चा कर देंगे। इसके अंदर कैसे जाते हैं अंकित, वो तो बता पाएंगे जो भी अंदर गया होगा। मैं इसके बारे में तो ज्यादा जानता नहीं हूं कि इसके अंदर जाते कैसे होंगे। हां, लेकिन इतना जरूर है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनसे पहले जुड़ते हैं इस स्टेशन से, वो अपने सैटेलाइट को जोड़ते हैं और फिर इसके द्वारा ये कनेक्ट होकर प्रवेश करते होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल जाएंगे तो आप एक बार गूगल करिएगा, ज्यादा आइडिया आपको उसमें लग जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी परसों से होगा, जैव प्रौद्योगिकी परसों से होगा। विक्रांत, अंदर और बाहर तो वही जानते होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स वहां गए होंगे, लेकिन एक आइडिया लिया करिए। आइडिया देखो, कंसेप्ट को आइडिया के अकॉर्डिंग लिया करो। फिर तुम कहोगे कि अंदर कैसे जाता है, बाहर कैसे आता है, तो हम उसके लिए कहेंगे कि एक बार बहुत मेहनत करो, स्पेस साइंटिस्ट बन जाओ, तुम्हें मौका मिले, तुम्हें जाने का मौका मिले तो आइडिया लगेगा। सिलेबस को सिलेबस के नजर से लिखा करो। मन तो बहुत कुछ है जानने का कि चांद पर कैसे उतरेंगे, पर क्या उतर सकते हैं, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जीवन यापन करो, अपने आप को सीमित करो। याद रखा करो हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। अभी हमें यूपीएससी का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, अभी इसी में दुख में जीवन है, इसलिए अभी हम लाली इसी पर फोकस करें। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, गगनयान, मिशन गगनयान। यह मिशन भारत का भविष्य का बहुत ही, चंद्रयान के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मिशन सोचेंगे, चंद्रयान के बाद कोई सबसे बड़े मिशन की हम चर्चा करेंगे तो वो है मिशन गगनयान। गगनयान के बारे में जानकारी देखते हैं कि गगनयान क्या है, किस तरीके का मिशन है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। आइए चर्चाएं करते हैं। गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की थी, मतलब इसी साल, ये इसी साल आया है 15 अगस्त में, चर्चा में है बिल्कुल। घोषणा की कि यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2022 तक। पहले तो गगनयान के बारे में सबसे पहला पॉइंट, यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। मैं रिपीट कर दूं, यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बना रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन 2030 की बात है अभी। यह मानव युक्त भारत का पहला अभियान है, यह मानव युक्त भारत का पहला मिशन है, यह मानव युक्त भारत का पहला अभियान है जिसे 2022 में पूरा किया जाएगा। तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान पर अंतरिक्ष में ले जाएगा। जो लोग ले जाएंगे उनका नाम रखा गया है गगन यात्री, उनका नाम रखेंगे गगन यात्री। जो यान बनेगा उसका नाम गगनयान है, मिशन का नाम मिशन गगनयान है। जो इसमें यात्री भेजे जाएंगे भारत के, उन्हें कहेंगे
गगनयान यात्री, गगनयान यात्री मतलब गगन यात्री। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि कार्यक्रम मानव स्पेस फ्लाइट मिशन शुरू करने के लिए भारत को दुनिया का चौथा राष्ट्र बनाएगा। मतलब भारत से पहले अभी तक केवल 3 राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन ने ही मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। इसका मतलब इसके बाद भारत चौथा राष्ट्र बनेगा विश्व का जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजने की बात कही जा रही है। मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखिएगा, गगन यात्री जो मिशन गगनयान में भेजे जाएंगे उन्हें कहेंगे। 2022 में यह प्रोजेक्ट होगा और अमेरिका, रूस और चीन ये तीनों देश के बाद चौथा भारत है जो ऐसा काम करने जा रहा है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। दूसरा, यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2022 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम। दूसरा, इसे 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। 2022 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। 2022 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, 2022 तक इस मानवयुक्त मिशन के वास्तविक लॉन्च से पहले 2 मानव रहित गगनयान मिशन शुरू करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम है, बहुत ही कम टाइम है इसके लिए। और इसको भेजने से पहले हम 2 बार बिना मानव वाला गगनयान भेजेंगे, जिसमें हम उसे भेजेंगे और वापस प्राप्त करेंगे, भेजेंगे और वापस प्राप्त करेंगे। 2 ट्रायल के बाद तीसरा ट्रायल मानव का होगा। 2 ट्रायल के बाद तीसरा ट्रायल मानव का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर पहले पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो 2 मानव रहित गगनयान के बाद यह मानव रहित गगनयान शुरू होगा, मानव युक्त गगनयान मिशन शुरू होगा। तो हम कहेंगे कि उससे पहले, और यह सारा कुछ काम 1 साल के भीतर ही होगा। 2021 में ही 2 मानव रहित यानों को हम भेज देंगे और फिर 22 में मानव युक्त गगनयान जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार डाउट देख लेते हैं। अमेरिका में एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, हम उसे गगन यात्री कहेंगे। बायोटेक देखेंगे कितना हो सकता है। और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। महिपाल, अगर आप 30 हैं और आपका कैटेगरी ओबीसी है तो अभी आप 35 तक, मतलब 5 साल आपके पास है। पर 5 साल ना सोचिएगा, 1 या 2 साल में हमें सिलेक्शन करना है। इसी तरीके से क्लास के बारे में सोचिएगा। अपोलो 11 से 16 जुलाई चंद्रमा की सतह पर, बिल्कुल पुष्पेंद्र, पर अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल दानाराम, लेकिन डाउट जरूरी है, क्योंकि डाउट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं फिर कनेक्शन जो हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन है वो कम हो जाता है। स्पेस शटलर के बारे में संतोष अब थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, सब कुछ मास्टर ही कराएगा। ऑल सब्जेक्ट की क्लास देंगे, बिल्कुल हम सुमन लगभग सारे सब्जेक्ट की क्लास लेंगे इसमें, एनसीईआरटी की। धन्यवाद। आइए हमारी बात पर ध्यान देना। जीएसएलवी, याद रखना, जीएसएलवी MK3 इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसका नाम भले जीएसएलवी MK3 है, लेकिन ये रीयूजेबल में बदल जाएगा। इसका मतलब इसको कोई नया नाम नहीं दे रहे अभी, तो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ही है ये भी। पर ये जीएसएलवी MK3 तब जब रीयूजेबल में कन्वर्ट होगा तब इसका यूज कर पाएंगे। तो इसको रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहो या फिर अभी जीएसएलवी मार्क 3। तो हमने कहा है कि अभी हम जीएसएलवी मार्क 3 का ही उपयोग करेंगे जो रीयूजेबल में कन्वर्ट किया जाएगा। इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता रखने के लिए गगनयान को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्योंकि मानव युक्त अभियान अगर आपको करना है तो न्यूनतम 4 टन क्षमता वाला प्रक्षेपण यान आपके पास होना चाहिए।
जो हमारे पास MK3 है, तो उसी का हम यूज करेंगे। अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की कम पृथ्वी की कक्षा में रखा जाएगा, निम्न पृथ्वी की कक्षा में। अब देखना, हम मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे, इसका मतलब कहीं दूर करोड़ों किलोमीटर नहीं भेज रहे हैं। पृथ्वी की सतह से 300-400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 7-8 दिन वहां बिताएंगे, पृथ्वी के 2-4 चक्कर की जगह कई सारे चक्कर काटेंगे और वापिस 7-8 दिनों के अंदर पृथ्वी पर लौटेंगे। तो 300-400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेज रहे हैं हम लोग। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में मानव को भेजने का मतलब कहीं चंद्रमा पर, कहीं करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं जा रहे हम लोग। पृथ्वी की सतह से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो जाएगा, फिर वैसे ही जैसे कि स्पेस स्टेशन घूम रहा है वैसे वो भी घूमेंगे और 7 दिनों के बाद वो लौटेंगे। तो अंतरिक्ष का मतलब बहुत दूर नहीं, 300-400 किलोमीटर, पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर ऊंचाई पर हम उन्हें भेजने वाले हैं। इसलिए बात दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कई लोग जो पहली बार लाल लाली पढ़ रहे हैं उन्हें लगता होगा अंतरिक्ष मतलब भेज रहे बहुत भयानक जगह पर, 300-400 किलोमीटर ऊंचाई पर। फिर अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष यान में एक क्रू मॉडल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होगा, जो एक कक्षीय मॉड्यूल का गठन करेगा। एक क्रू मॉडल और एक सर्विस मॉडल मतलब 2 लोग, इसमें 2 लोगों को बैठने की जगह होगी। वैसे हम इसमें 3 भारतीयों को भेजने वाले हैं, तो 3 लोगों की सुविधा वाला यह अंतरिक्ष यान होगा और इन 3 लोगों का जो चयन होगा वो भारतीय वायुसेना से किया जाएगा। और इसके लिए अभी से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस चयन की प्रक्रिया में इन 3 भारतीय वायुसेना वाले जो जवान होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के लिए रूस हमारी मदद करने वाला है, इस ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भी हमारी तकनीकी मदद करने वाला है, लेकिन मेनली रशिया का जो स्पेस स्टेशन है अलग से, वहां पर इनको भेजा जाएगा। फिर 1-2 दिन वो वहां रहेंगे, 2-4 दिन वो वहां रहेंगे, फिर लौटेंगे, ताकि उनको एक अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। तो हम एक सिंपल सी बात कहें तो रशिया इसमें हमारी मदद करने वाला है, खास करके ट्रेनिंग के मामले में। तो सबसे पहले तो 3 लोगों का चुनाव ऐसे होने वाला है। टोटल कहा जा रहा है कि ऐसे 3-3 लोगों की 10 टीमें या 5 टीमें बनाई जाएगी, 15 लोग, और उनमें से फिर जो बेस्ट टीम होगी उस टीम को ट्रेनिंग के दौरान ही आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उन 3 लोगों को रूस के स्पेस स्टेशन पर कुछ दिन बिताने का मौका मिलेगा। फिर जब वो लौटेंगे तब वो इस अभियान के तहत भारतीय गगनयान में भेजे जाएंगे। तो प्रोसेस लंबा है, धीमा हम कह सकते हैं, बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके काम करना है। इसका वजन लगभग 7 टन है और उसे एक रॉकेट के द्वारा ले जाया जाएगा। चालक दर के मॉड्यूल का आकार 3.7 मीटर और 7 मीटर चौड़ा, मतलब 3.7 और 7 मीटर का यह मॉड्यूल होगा, जिसमें आसानी से 3 लोगों को बैठने का स्थान रहेगा। मिशन 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। 3 लोगों को 5 से 7 दिनों के लिए। टेक ऑफ के बाद मानव युक्त उड़ान 16 मिनट में कक्षा में पहुंच जाएगी। 16 मिनट में वो अपनी जगह पहुंच जाएंगे। चालक दल मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करेंगे, मतलब वो सारे प्रयोग जो इसके लिए जरूरी हैं वो भी पहले किए जाएंगे और चालन के दौरान माइक्रोग्रेविटी टेस्टिंग होती है वो भी पूरा किया जाएगा। चालक दल का चयन भारतीय वायुसेना और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसके बाद वे 2-3 वर्षों के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगे। दल पृथ्वी पर वापस आते समय अरब सागर में गुजरात तट या बंगाल की खाड़ी में, यहां तक कि भूमि पर भी उतर सकता है। लेकिन जो अभी तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है कि इसे अरब सागर में गुजरात तट के पास उतारा जाएगा। अरब सागर में गुजरात तट के पास उतारा जाएगा। सबसे ज्यादा जो बड़ा पॉइंट है इसमें कि पृथ्वी पर वापस आते समय अरब सागर में गुजरात तट या बंगाल की खाड़ी, यहां तक कि भूमि पर भी उतारा जा सकता है। मिशन को GSLV MK3 लॉन्च वाहन की मदद से भारत द्वारा अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पूरा करने से 6 महीने पहले निष्पादित किया जा सकता है। इसका मतलब 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी कि भारत ने अपने आजादी के 75वें वर्ष में ही इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर दिया।
तो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आ चुके हैं और इसरो ने मिशन के लिए इंजीनियरिंग पहलुओं को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। इंजीनियरिंग पहलू का मतलब हम कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग, बहुत सारे परीक्षणों से होकर गुजरना है, उसे भी इसरो ने स्टार्ट कर दिया है। डाउट देख लेते हैं एक बार आप लोगों के। अर्णव राज प्लस कोर्स में एक बार में ही पैसा लगेगा। अर्णव राज एक बार में ही पैसा 1 ईयर का अगर लेते हैं, बाकी मंथली लेते हैं तो वो 7,000 पर मंथ बहुत कॉस्टली पड़ सकता है आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स तो बनानी है आपको, नोट्स तो बनानी ही पड़ेंगे, नोट्स तो बनानी ही पड़ेंगे आपको। बिल्कुल, आप जॉब करने के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं महिपाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्टेज क्या होती है? रामजी सिंह ठाकुर का जो सवाल है कि यूपीएससी एग्जाम की लास्ट स्टेज वो कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। जनरल कैटेगरी है तो 32 साल उम्र का और 1 अगस्त को काउंट होगा एज। फिर दूसरा अगर ओबीसी है तो 35 साल और अगर एसटी एससी है तो 37 ईयर। 37 ईयर आखिरी एज होती है यूपीएससी के लिए। बाकी अगर आप मान लीजिए कि सेना में थे या कोई और अलग कैटेगरी इसके अलावा भी हैं तो एज रिलैक्सेशन और भी बढ़ता है, एज रिलैक्सेशन और भी बढ़ सकता है। कार्यक्रम 2022 से पहले 30 महीनों के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ पूरा होने की उम्मीद है। इसका मतलब 30 महीनों में सारा काम हो जाएगा, 30 महीनों में ही 2.5 सालों में यह सारा काम होगा और कुल कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है। यह पूरा का पूरा जो हम कहेंगे कि कार्यक्रम होगा, इसका जो खर्च होगा वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। इसरो ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, जैसे इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक री एंट्री मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, डिक्लेरेशन एंड फ्लोटेशन सिस्टम और सब सिस्टम ऑफ लाइफ सपोर्ट। तो बहुत से परीक्षण इसके लिए कर चुके हैं। री एंट्री मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। इतने ना भी याद रहे तब भी मैं सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट 1-2 तो ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसमें सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। तो 2-3 याद रखिएगा ताकि मेंस में आंसर राइटिंग करते समय हमें मदद मिले। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये जो पूरा का पूरा गगनयान मिशन है इसको रेडी करके रखिएगा 2020 के लिए, 2021 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए। 4 वर्षों में लगभग मुझे उम्मीद है कि 3 बार यह सवाल मेंस में जरूर आएगा, अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से। जैसे पहली उम्मीद है कि अभी गगनयान मिशन के बारे में एक टिप्पणी, एक जानकारी का सवाल बन सकता है। फिर दूसरा इसकी तकनीकी विशेषज्ञता के बारे में सवाल बन सकता है। तीसरा इसकी सफलता के बाद भारत को क्या लाभ होंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में, उस पर सवाल बन सकता है। तो यह बहुत हाईलाइटेड पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ याद रहे ना रहे, 2020 में चंद्रयान और गगनयान ये दोनों तो बिल्कुल सारी तरह से डिटेल में पढ़कर रखिएगा, क्योंकि 2020 में चंद्रयान और गगनयान इस पर सवाल की पूरी उम्मीद रहेगी। पूरी उम्मीद। हो सकता है कि इसी साल आपका जो मेंस होगा उसमें भी आइडिया लग जाए, लेकिन 2020 में इस पर सवाल श्योरली रहेगा और आने वाले 3 वर्षों तक ये हाईलाइट रहेगा ही। फिर इंडियन स्पेस स्टेशन बनने वाला है 2030 के आसपास। आने वाले 10 वर्षों में हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जो भारतीय स्पेस स्टेशन होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय दिखाया है। उसको भी आप तैयार रखिएगा, क्योंकि वो भी भविष्य की योजना है। तो जिन लोगों का 2020, 21, 22 तक टारगेट है, उनका ये सिलेबस तो कॉमन रहेगा ही, और सभी पीसीएस वाले भी इसको पूछते रहेंगे, इसलिए इसको पूरी तरह से आप तैयार रखिएगा। इनमें से कुछ तकनीकों को स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, ये 2007 का एक्सपेरिमेंट है जो पूरा कर लिया गया है।
फिर क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर 2014 के नाम से ये पूरा हो गया है। SRE स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट ये हो चुका है। फिर उसके बाद है एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट ये पूरा हो चुका है। पेट एबॉर्ट टेस्ट ये 2018 के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। तो लगातार काम इसमें चल रहा है। ये प्रौद्योगिकी 4 वर्ष की अल्पावधि में कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में इसरो को सक्षम बनाएगी। ये वो सारी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले 4 वर्षों में हम पूर्ण रूप से विकसित करने वाले हैं। 2017 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि भारत ने अभी तक मानव युक्त अभियान क्यों नहीं भेजा, तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो अभी मैंने चर्चा की ये भारत के पास नहीं थी। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी भारत ने अभी अभी विकसित की है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रक्षेपण यान नहीं था जो बहुत भारी उपग्रहों को ले जा सके। अब हमारे पास MK लाइव है। फिर रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हम ऐसा काम नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे रीजन हम इसमें बता सकते थे कि भारत ने अभी तक मानव युक्त अभियान क्यों नहीं चलाया। सिंपल सी अगर मैं आप लोगों से बात कहूं तो यूपीएससी इसके बारे में बार बार सवाल पूछती रही है, पर अभी भी ये सवाल इसलिए हाईलाइटेड रहेगा क्योंकि अभी तो ये नया ही प्रश्न है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज हमने चर्चा की है अंतरिक्ष कचरे पर। फिर आज हमने चर्चा की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। आज हमने चर्चा की गगनयान मिशन पर। इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भली ना हो, यह भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है आप तैयार रखिएगा क्योंकि हाल फिलहाल में केवल चर्चा में ही नहीं है, यह भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब चंद्रयान 2 में आंशिक असफलता हमारे हाथ में लगी है, तो बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। इस कारण से मेरा सजेशन है कि इसको तो आप रेडी रखिएगा। एक बार मैं डाउट ले लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स के लिए कुछ और भी नोट्स की जरूरत नहीं पुष्पेंद्र, बिल्कुल हमारे नोट्स के साथ केवल करंट अफेयर को पढ़ लो। करंट अफेयर बहुत धन्यवाद होगा। और बिल्कुल एनसीईआरटी का क्लासेस लगभग पूरा करेंगे हम संतोष, जिसमें एनसीईआरटी के क्लास को कंटिन्यू चलने देंगे जितने समय में कोशिश है पूरा हो जाए। 2022 में अगर एग्जाम देना है तो भी मैं सजेशन दूंगा कि तैयारी की शुरुआत अभी करो। और मैं सजेशन दूंगा राज बाबू शर्मा की आप प्लस वाले में 2 साल के सब्सक्रिप्शन को प्रेफर करो ताकि धीमे धीमे तैयारी चलती रहे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चले जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी लगभग पूरा होगा, इसमें एनसीईआरटी लगभग पूरा होगा। कोई बात नहीं है पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं है, पर कंटिन्यू आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही इसमें बेटर आपको बेनिफिट होगा। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने मैंने क्लासेस करवाई है, देखना मैंने जो भी करवाया है कंप्लीट करवाया है, जो टॉपिक उठाया है। क्लाइमेटोलॉजी पूरा रेडी है, ओशनोग्राफी पूरा रेडी हो चुका है। अगर आप ईमानदारी से हमारे उन 2 टॉपिकों को कर ले तो मैं दावा करता हूं कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव सवाल कभी तकलीफ नहीं देंगे। फिर बैंकिंग मैंने इकोनॉमिक्स में पूरा करवाया है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पूरा करवाया है। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट करवाया इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस पर भी चर्चा की है हमने पूरी। फिर इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी कल खत्म हो जाएगा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। सो प्लीज आप नोट्स जब बनाएं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, इससे बियॉन्ड नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि आपका कोई फ्रेंड भी अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा होगा तो उससे थोड़ा पूछते चलना, वो आपको खुद बताएगा कि जितना कंटेंट आपके पास है उतना कंटेंट तो उनके ऑफलाइन क्लासेस का मास्टर भी नहीं करा पा रहा होगा। वो इकोनॉमिक्स हो, वो ज्योग्राफी हो, वो एनसीईआरटी हो, या फिर वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, या वो जनरल साइंस हो। जो भी टॉपिक हमने कराया है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैच करके देख लीजिएगा। ऑफलाइन में जो भी जहां भी पढ़ रहा होगा, जहां भी, दिल्ली भी क्यों ना पढ़ रहा हो, मैं दावा कर रहा हूं कि इतना कंटेंट ऑफलाइन में भी नहीं देते। इसलिए नहीं देते वे लोग क्योंकि उनको जल्द से जल्द खत्म करने की जल्दी होती है। क्योंकि यहां पर तो मैं चाहता हूं कि आपको जितना कंटेंट ज्यादा मिल सके उतना मेरा प्रयास होता है। बस आप इसमें करंट अफेयर को जरूर जोड़िए,
करंट अफेयर को जरूर जोड़िए और मैं गारंटी ले रहा हूं कि इससे बियॉन्ड मत पढ़ना, इससे बियॉन्ड मत पढ़ना, करंट अफेयर इसके साथ बस जोड़ने की आदत डालिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। 2021 का एग्जाम देना है तो भी बेस्ट रहेगा। पूरा सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे तो राज बाबू उसमें पूरा सब्जेक्ट तो लगभग मैं 2 साल में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी इस बार हम जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सी सेट, सोशल इशू लेने वाले हैं, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो हम ही कवर कराएंगे लगभग 50 to 60% इसी साल। जनरल के पास होते हैं कुल हम कहेंगे कि 6 अटेम्प्ट होते हैं, जनरल के पास कुल 6 अटेम्प्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नैनो टेक्नोलॉजी भी करवाएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे शायद बायोटेक्नोलॉजी पर। प्लस पर अभी पॉलिटी और हिस्ट्री इस साल नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर पॉलिटी और हिस्ट्री पर हमारा भी फोकस है कि हम नेक्स्ट ईयर पॉलिटी और हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि और जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं रिपीट कर दूं, 1 अक्टूबर से प्राइसेस चेंज होंगे, तो जिन लोगों का भी मूड है 30 तक आप फायदा उठा लीजिए। इसी मिनिमम फीस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से फीस बदलने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर तैयार हैं, आपका माइंडसेट बन चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी एक बार कर ही लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज करिए। सबसे बेस्ट होगा इस समय आप लोग जितना चाहें उतनी बार रिवीजन यहां पर कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज रिवाइज जरूर करते चलिए, शेयर और लाइक करते चलिएगा। आईआर भी लेंगे हम, आईआर भी लेंगे। बाय, गुड नाइट।